मॉर्निंग नाइन्थ क्लास आपका फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में हम हमारे आसपास के जितने भी तरह के पदार्थ हैं उन सभी को के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो हम आसपास के पदार्थ की बात करें तो हमारे आसपास सजीव पदार्थ भी हैं और निर्जीव पदार्थ भी हैं। अगर सजीव पदार्थों की बात करें तो सजीवों में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, ठीक है, पशु पक्षी हैं, वो सभी हमारे इसमें आ जाते हैं। और निर्जीव पदार्थ जितने भी जिनमें कोई भी जीवन नहीं है, जैसे लकड़ी हो गई, मेज कुर्सी, मकान, झरने, पहाड़, ये सब क्या हैं, ये निर्जीव में आ जाते हैं। तो ये सभी हमारे आसपास के पदार्थ हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पदार्थों की बात करें, पुराने ज़माने में जो मूल तत्व माने गए हैं वो 5 मूल तत्व माने गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते थे, पंच तत्व कहते थे। तो ये पंच तत्व कौन कौन से माने गए? पहले वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन 5 तत्वों को मूल तत्व माना गया। मतलब मूल तत्व का मतलब क्या है? ऐसे तत्व जिनसे मिलकर बाकी के अन्य तत्व बने हुए हैं। मतलब सबसे पहले जो तत्व थे वो ये तत्व थे, और इन्हीं से मिलकर जितने भी तत्व बने हैं या जितनी भी वस्तुएं बनी हैं वो सब इन्हीं तत्वों से मिलकर बनी हैं। तो इन्हीं पंच तत्वों को मूल तत्व कहा गया। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक आए और जैसे मनुष्य है, मनुष्य में जिज्ञासा होती है, हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है, तो उन्होंने हर चीज़ को जानने का इच्छा से हर चीज़ का अध्ययन किया और उनके बारे में पढ़ा, उनके गुणों के बारे में पढ़ा, उनकी रिसर्च की। तो ज़्यादातर जो रिसर्च करते हैं वही वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तत्वों का पता लगाया। तो अगर हम सीधे सीधे पदार्थों की बात करें तो पदार्थों का भौतिक स्वरूप के बारे में हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। तो पदार्थों का भौतिक स्वरूप मतलब पदार्थ देखने में कैसे दिखाई देते हैं। तो अगर हम देखने की बात करें तो पदार्थ जैसे हम अगर लकड़ी, लोहा, जितने भी फर्नीचर वगैरह है या फिर रेत वगैरह है, मिट्टी है, सबको देखेंगे तो सबका आकार कैसा है, अलग अलग है। और जैसे इसमें एक क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप क्या दिया है, हमने 100 ml का बीकर लिया और बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दिया और उसमें क्या डाल दिया हमने, फिर नमक डाल दिया। अब नमक जब हम डाल देंगे किसी भी बीकर में, पानी में, तो क्या होगा, वो घुल जाएगा। अब घुल गया है वो, तो घुल गया तो कहाँ गया वो, ठीक है, हमने पानी में नमक डाला और वो घुल गया, और घुलने के बाद कहाँ गया, गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब क्या है, जो पानी के अणु हैं, ठीक है, जो पानी के अणु हैं उनके बीच में कुछ जगह है, उस जगह में उस नमक के कण मिल गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी तत्व है उसके जो अणु होते हैं, जैसे जल है, जल के अणु हैं, तो उन अणुओं के बीच हमेशा कुछ जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है। उसके बाद फिर इसके बाद क्या है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, क्या, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। पदार्थ कणों से मिलकर बना है और पदार्थ जो कण से मिलकर बना है उनके बीच क्या है, खाली स्पेस होता है। फिर आता है पदार्थ के छोटे कण। ये कण कैसे होते हैं, कितने छोटे होते हैं? तो अगर हम बात करें, देखो इसका एक और एक्सपेरिमेंट है। क्या करा इन्होंने, पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल लिए। पोटेशियम परमैंगनेट होता है, लाल दवा बोलते हैं इसे अगर हम पानी में डालेंगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक बीकर लिया पानी का, उसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, तो वो क्या होगा, उसमें घुल जाएगा। घुलने के बाद अब इसमें से, जैसे ये 100 ml है, 100 ml में से 10 ml हमने निकाल दिया और उसे फिर 100 ml पानी में डाल दिया, ठीक है। तो अब ये जो अगला सॉल्यूशन है ये कैसा होगा, इसकी तुलना में कैसा होगा, हल्का हो जाएगा। अब इसका फिर 10 ml लेके हमने फिर पानी में डाल दिया, वो क्या होगा, फिर और हल्का हो जाएगा। इसका 10 ml लेकर फिर हमने और पानी में डाल दिया, वो और हल्का हो जाएगा। तो इससे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, अगर हम किसी भी पदार्थ में को हमें क्या करना है, हल्का करना है या
इससे हल्के को बोलते हैं तनु। अगर हमें किसी भी पदार्थ को हल्का करना है तो उसमें क्या करेंगे, हम पानी डालते जाएंगे तो वो क्या हो, हल्का होता जाएगा। और लेकिन अगर ये कंडीशन हम देखें जहाँ पर ये गाढ़ा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम सांद्र। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ गाढ़ी है तो उसको बोलेंगे हम सांद्र, और अगर कोई चीज़ हल्की है तो उसे बोलेंगे हम तनु। ठीक है, तो सांद्र से तनु करने की विधि को बोलते हैं तनुकृत करना। ठीक है, इस विधि को क्या बोलते हैं हम, तनुकृत करना। तो कोई भी पदार्थ के कण हैं वो जब हम पानी में डालते हैं तो वो खुल जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, वो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उसे हम क्या करते हैं, तनु किया जा सकता है या हल्का किया जा सकता है अगर उसकी सांद्रता अधिक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। मतलब पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये जो कण हैं इनके क्या गुण हैं वो आगे पढ़ेंगे इसमें हम। तो पहला गुण क्या है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कैसे पता, जैसे यहाँ पर ये हमारा पदार्थ है और उसके अंदर ये छोटे छोटे कण हैं, तो इन कणों के बीच में क्या हो गई, थोड़ी थोड़ी जगह होती है। तो ये जगह किसी में कम होती है और किसी में ज्यादा होती है। तो अगर हम पदार्थों को देखें तो पदार्थ मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में ये जो कण होते हैं वो ज्यादा पास पास होते हैं, तो मतलब इनके बीच रिक्त स्थान कैसा होगा, कम होगा। अगर द्रव की बात करें तो द्रव के अणु जो होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं कंपैरिजन टू ठोस की तुलना में द्रवों के कण कैसे होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके कण के बीच स्थान ज्यादा होता है। और अगर गैस की बात करें तो उनमें तो सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो उड़ जाते हैं। ठीक है, सारे कण अलग अलग घूमते हैं हवा में। तो पहला गुण आया अभिलाक्षणिक गुण, पहला क्या है, कणों का, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट दे दिए यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट नहीं, दूसरा पॉइंट का एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, जैसे अभी गैस की बात करी हमने, गैस के कण क्या होते हैं, हवा में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो क्या है, उनके अणु क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील क्यों होते हैं वो, क्योंकि उनके अणुओं में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। लेकिन अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में गैस की तुलना में क्या होती है, कम होती है गतिज ऊर्जा द्रव के कणों में, और ठोस के कणों में और ज्यादा कम होती है। ठीक, इसलिए वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं और हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गति उतने भी होती है ठोस में भी, लेकिन वो बहुत कम होती है, ना के बराबर। द्रव में ज्यादा होती है इसलिए वो तैर लेते हैं द्रव के कण, और गैसों में सबसे ज्यादा होती है इसलिए वो उड़ जाते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया है, क्रियाकलाप क्या दिया है इसमें। अगर हम कोई भी इत्र की शीशी खुली छोड़ दें तो उसमें क्या होगा, वो उसमें थोड़ी देर में खाली हो जाएगी। खाली कैसे हो जाएगी, क्योंकि उनके जो कण हैं वो उनमें गतिशीलता बहुत ज्यादा होती है। या इत्र की शीशी ले लें या पेट्रोल ले लें, दोनों में ही क्या होती है, गतिशीलता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए थोड़ी देर में उनके सारे कण, पेट्रोल या इत्र, वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इत्र क्या होता है, परफ्यूम। ठीक है, कोई भी सुगंधित पदार्थ लें, जैसे यहाँ पर धूपबत्ती का उदाहरण दिया है। धूपबत्ती के कण भी क्या होते हैं, उन्हें जब जलाते हैं तो उनमें की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो गतिशील हो जाते हैं। इसके बाद देखो अगले क्रियाकलाप में हमें दिया है, इसमें क्या कह रहा है, ये एक बीकर लेंगे या एक गिलास लेंगे और उसमें कुछ बूंद लाल स्याही, काली स्याही, कुछ भी, कोई सी भी स्याही डालकर हम देखेंगे। जब हम उसमें स्याही की एक बूंद डालते हैं तो हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या, वो बूंद धीरे धीरे पूरे पानी में फैलती चली जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो स्याही के कण हैं उनमें क्या है, गतिशीलता है, तभी तो वो सारे पूरे पानी में मिल जाएगा। ठीक है, अगर गतिशीलता नहीं होता तो वो ऊपर ही तैरता रहता। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है किसका, कि इससे पता चलता है कि जितने भी पदार्थ हैं उनके कणों में क्या होती है, गतिशीलता होती है। या फिर जैसे हम अगर किसी चीज को गर्म करते हैं, जैसे पानी गर्म करेंगे तो थोड़ी देर में वो क्या होगा, भाप बनने लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसे ऊर्जा दे रहे हैं। ऊर्जा देने पर जो पानी के कण हैं या पानी के अणु हैं वो धीरे उनमें क्या है, गतिशीलता आ जाती है, जिसकी वजह से वो
जल से किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों में गतिशीलता होती है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कैसे, तो ये कैसे आकर्षित करते हैं, ये आकर्षित करते हैं जैसे एक इसका देखो एग्जांपल दिया है। अगर हम एक खेल के मैदान में एक श्रृंखला बनाए, जैसे यहाँ पर ये श्रृंखला है, इन्होंने क्या है पीछे से एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम एक श्रृंखला बनाए जिसमें अलग अलग एक श्रृंखला में क्या है सिर्फ हथेली से हाथ पकड़े गए, ठीक है, जैसे जिसमें दिया है ना दूसरा समूह एक दूसरे से हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएगा, इन्होंने पीछे से हाथ पकड़कर, और तीसरा समूह सिर्फ उंगली को टच करके छूकर श्रृंखला बनाएगा। तो अगर हम श्रृंखला को तोड़ना चाहें तो कौन सी श्रृंखला सबसे जल्दी टूटेगी, कौन सी श्रृंखला टूटेगी, जो उंगली पकड़कर उंगली छूकर खड़े हैं, उसके बाद फिर जो सिर्फ हाथ पकड़कर खड़े हैं, और सबसे कठिनाई से कौन सी टूटेगी, जो पीछे से कसकर हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है, जो कसकर हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं इनमें आकर्षण बल अधिक है, ठीक है, क्योंकि ये पास पास हैं। जो सिर्फ हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं उन वो कैसे हैं, दूर दूर हैं, और उनमें आकर्षण बल कैसा है, कम है। और तीसरे कैसे हो गए, उंगली को छूकर खड़े हैं, मतलब बहुत ही दूर है, हल्के से हाथ मारने से ही उनकी श्रृंखला क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो इससे ये तीनों ही एग्जाम्पल हमें ठोस, द्रव और गैस के एग्जाम्पल कह सकते हैं। जैसे ठोस के एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, ठोस का ये हो जाएगा, और तो ये दूसरे कण है, दूसरे कण क्या है, जो हाथ पकड़ कर खड़े हैं वो द्रव के कण हो जाएंगे, और जो बिल्कुल उंगली को टच कर खड़े हुए हैं वो गैस के कण हो जाएंगे। तो इससे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं किसका, ठोस, द्रव, गैस का, कि उन सभी के कणों के बीच क्या है, आकर्षण बल होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं लगभग सभी को पता है, 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। तो इन 3 अवस्थाओं के बारे में हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो ठोस, द्रव, गैस में सबसे पहले ठोस अवस्था। ठोस अवस्था कोई भी सॉलिड स्टेज है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेज बोलेंगे, ठीक है। जैसे किताब, सुई, लकड़ी, छड़, ये सब क्या है, सॉलिड स्टेज में हमें मिलती हैं, ठीक है। तो हम आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं जो सॉलिड स्टेज में हमें मिलती है। अगर हम इन 3 कुछ सॉलिड वस्तुओं को लें, ठीक है, और क्या करें, उनके चारों तरफ हम पेंसिल घुमा दें। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, इसके चारों तरफ हम इस तरीके से पेंसिल घुमाकर एक निशान बना लेंगे। इसी तरीके से कुछ वस्तुएं लेकर, छोटी किताब ले लेंगे, ठीक, और पेपर पे बनाकर पेन, पेंसिल, इन सब की आकृति एक बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, इसे हम एक तो जब हम इनकी रचना बना लेंगे तो इससे क्या पता चलता है, इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित आकार होता है, ठीक है। मतलब इनकी एक सीमा हमारी बन जाती है, सीमा बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आयतन भी क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा है, मतलब निश्चित आयतन होगा और निश्चित आकार होगा। अगर हम इसे हथौड़े से मारें, ठीक है, और खींचें या गिराएं तो क्या होता है, तो क्या होगा, इसमें कुछ चीजें तो टूट जाती हैं, सॉलिड, जैसे कांच होगा तो वो टूट जाएगा, वो भी सॉलिड है, ठीक है, ठोस है, ठीक है। हथौड़े से मारेंगे तो पेन है, जैसे पेन टूट जाएगा, प्लास्टिक का बना हुआ है। और उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, अगर हम खींचेंगे, अगर रबड़ होगी तो खींचेगा, लेकिन बाकी की वस्तुएं वो नहीं खींचेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या, इनका एक दूसरे में विसरण संभव है, मतलब हम इन्हें एक दूसरे में मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते, क्योंकि ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में जैसे ये 2 चीजें हैं, इन दोनों को हम मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते, ये दूसरे में नहीं मिलेगी। लिक्विड होता तो मिल जाती, लेकिन ठोस अवस्था है क्योंकि, इसलिए ये नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से ये ठोस के हमारे कुछ लक्षण हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को खींच सकते हैं हम, ठीक। उसके बाद फिर एक गुण होता है संपीड़न। संपीड़न मतलब होता है, हम किसी को अगर हम दबाते हैं, अगर वो दब जाता है तो मतलब उसमें संपीड़न है।
और अगर किसी को दबाते हैं वो नहीं दबता तो उसमें संपीड़न नहीं है। जैसे फॉर्म के गद्दे होते हैं, हम अगर उन्हें दबाएंगे तो वो दब जाएंगे, ठीक है, और वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे अगर छोड़ देंगे तो उसमें क्या है, संपीड़न है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोहे की चीज ले लें, अगर उसे दबाएं तो वो दबेगा, नहीं दबेगा। और तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, लोहे में या ठोस वस्तुओं में जैसे जितनी भी धातु हैं उनमें संपीड़न नहीं होता, ठीक है, मतलब वो दब नहीं सकती या सिकुड़ नहीं सकती हैं। उसके बाद आते हैं और क्या लक्षण है। अगर हम बाह्य बल लगाकर रबड़ को खींचते हैं तो रबड़ का तो एग्जांपल दे ही दिया है, ठीक है। उसके बाद है शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें और किसी प्लेट या जार में रखें, इसके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलेंगे, ठीक है। अगर हम स्पंज लें और स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे मैं फोम का ही एग्जांपल दिया अभी, फोम में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे, अगर हम ध्यान से देखेंगे बहुत छोटे छोटे छेद मिलेंगे, उसमें छिद्र मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें क्या है, संपीड़न है, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है इसके बारे में, जो अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। उसके बाद आती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था मतलब जो भी वस्तु तरल अवस्था में है, मतलब तैर सकती है, वो हमारी किसमें आ जाएगी, द्रव अवस्था में। जैसे पानी, दूध, जूस, ठीक है, और तेल, ठीक है, तेलीय खाना या तेल में जो भी पकाते हैं वो क्या है, सब लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तरल अवस्था में है, मतलब तैर सकते हैं। और तो ये सभी क्या है, हमारे द्रव अवस्था में है। ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तरल पदार्थ भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है, तो अगर हम किसी भी तरल पदार्थ को एक बर्तन में ले लें, मान लिया 500 ml के एक बर्तन लिया हमने और उसमें कोई भी द्रव डाल दिया, पानी डाल दिया, तो जो पानी है, पानी के कण अगर हम थोड़ा सा छेद कर दें किसी उस बर्तन में, तो वो उस छेद से बाहर निकलने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ जो है वो उस दीवार पर क्या है, दबाव डाल रहा है। तो ये एक पदार्थ का द्रव का क्या है, एक गुण है। लेकिन अगर हम किसी ठोस को रख दें उस बर्तन में और उसमें छेद कर दें तो वो निकलेगा, उसमें से नहीं निकलेगा। क्यों? तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि वो जो ठोस है वो बर्तन की दीवार पर दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन जो द्रव है, द्रव हमेशा जिस भी बर्तन में होता है उस बर्तन की दीवार पर दबाव डालता है, ठीक है। तो अगर हम द्रव को थोड़ा सा क्या दें, ऊर्जा दे देते हैं, ऊर्जा देने पर वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारी अवस्था क्या है, गैस की अवस्था है, ठीक है। तो जैसे हम ठोस को गर्म करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो गैस अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो ये इनके गुण होते हैं। तो गैस अवस्था में बहुत सारी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं जो गैसेज अवस्था में होती हैं, ठीक है। तो गैसेज अवस्था में मतलब अगर हम किसी चीज में गैस भरते हैं तो वो गैस भी बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है, ठीक है। जैसे सिलेंडर में गैस भरी होती है तो सिलेंडर, अगर सिलेंडर को हम गर्म करें तो उसके फटने का डर होता है। क्यों फटने का डर होता है? क्योंकि वो गैस गर्म होके उसके जो अणु हैं और ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं, उन्हें और ज्यादा गतिज ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उससे क्या मिल जाती है, गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिसकी वजह से वो फैलते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अगर हम सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर में जो हवा भरी होती है वो भी चारों तरफ जो लोहे की दीवार है उसकी, सिलेंडर की, उस पर दबाव डालती है। तो इसी वजह से जो सिलेंडर बनाए जाते हैं वो लोहे के बनाए जाते हैं, नहीं तो प्लास्टिक वगैरह किसी के भी बना सकते थे। लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? जिससे वो उस गैस को रोक कर रख सकें, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक पिस्टन का एग्जाम्पल दिया है। जैसे ये सिरिंज है, सिरिंज क्या है, एक पिस्टन की तरह काम करता है। इसमें हम कोई गैस भर लें और यहाँ से क्या है उसे बंद कर दें, कॉक लगा दें, रबड़ लगा दिया, तो जब हम इसे ऊपर से दबाएंगे, तो क्या होगा, वो या तो ढक्कन हट जाएगा, और ढक्कन नहीं हटेगा तो ये नीचे नहीं दब सकेगा। तो इसका मतलब क्या है, गैस क्या है, जब हम दाब लगा रहे हैं तो उसके दाब के विपरीत भी एक दाब लगा रही है, जिसकी वजह से ये पिस्टन नीचे नहीं हो पाएगा, और होगा तो ये जो कॉक लगी है ये इसमें से निकल जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है गैसीय अवस्था का। मतलब गैसीय अवस्था में जो भी गैसें होती हैं वो भी क्या करती हैं, दाब डाल